नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस स्टॉक का जो सेक्टर है यानी कि आईटी सेक्टर, वो आज इतनी शानदार रैली कर रहा है। और निवेशक जो एक समय बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो गए थे, निवेशक जो एक समय सोच रहे थे कि भाई आखिर ये जो आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड कह लीजिए, कंसोलिडेशन फेज कह लीजिए, ये आगे कब तक जारी रहेगा। और यूएस फेड की आप कह सकते हैं एक इशारा कह लीजिए या कुछ वक्तव्य कह लीजिए, इसने एक बूस्टर डोज का काम किया है ओवरऑल बाजार के लिए। आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे मुझे लगा कि एक आप कह सकते हैं, कई लोग मुझे जब कमेंट करते हैं स्टॉक के ऊपर, कई कहते हैं इट्स एन ओवर हाइप्ड स्टॉक, कई कहते हैं भैया स्टॉक की बकवास है, कई लोग कहते हैं ये स्टॉक सिर्फ नाम का है और रिटर्न बिल्कुल नहीं देता। तो मुझे लगा आज इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट दिखाया है, काफ़ी अच्छी रैली दिखाया है। तो ऐसे में मैं कहता हूं कि हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि आखिर चैलेंजेस क्या थे स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर। क्या इस खबर के बाद यूएस फेड की कौन सी खबर है, आपको थोड़ी देर बताता हूँ। क्या इस खबर के बाद जो तमाम इश्यूज हैं वो जा चुके होंगे, तो ताकि निवेशक सिर्फ इस रैली के ऊपर जाकर के, जो हम ऐसा अक्सर कहते हैं और जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में यूज़ करता हूँ वर्ड फोमो का, या किसी स्टॉक को चेज ना करें, रियलिटी समझो स्टॉक की इस एक वीडियो में। क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो होने वाले दोस्तों, आपको हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। आपके कोई सवाल रहते हैं कमेंट बॉक्स बताइए। अगर कोई सवाल बहुत ज़्यादा अर्जेंट लगते हैं आपको, या लगता है उस स्टॉक के उस विषय के ऊपर शायद एक वीडियो पूरा बनाना चाहिए, तो आप ज्वाइन बटन में जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से आते हैं अब हमारे कह सकते हैं सवाल की तरफ। देखिए, यूएस फेड ने यह कहा है कि शायद एक हिंट दिया कह लीजिए कि जो नेक्स्ट ईयर है वहां पर आप एक रेट कट, जी हाँ, रेट कट आपको शायद देखने को मिले। अलग अलग जगहों में मैं पढ़ रहा था, तो कई जगह कह रहे हैं 3 रेट कट है या दिस एंड दैट है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, यूएस फेड जब तक कोई काम कर ना ले, प्लीज उसे मत माने कि वो होगा। बाजार रिएक्ट कर रहा है, इट्स ओके। फंसे हुए थे किसी स्टॉक में, ये काफ़ी अच्छी रैली मिल रही है, आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। वरना मैं हमेशा कहता हूँ आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म का सेक्टर है। हमको एज ए इन्वेस्टर इस प्रकार के जो आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज हो गया, थोड़ा डाउन ट्रेंड हो गया, वो तो हमको खरीदने का मौका देता है। एज ए इन्वेस्टर हमको एक्यूमुलेशन का मौका देता है, ठीक है। सो उन्होंने कहा है, तो अब जो एक हाई इंटरेस्ट रेट का जो पूरा सिनेरियो था, वो आने वाले समय शायद आपको कम होता दिखाई देगा। लेकिन मैं बता दूं, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, फिर उसका असर बाजार में आएगा, इसमें समय लगता है, ठीक है। सिर्फ इस न्यूज़ के कारण कि भैया इंटरेस्ट रेट शायद आने वाले समय कम होंगे, स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली कर रहा है, तो हमें फटाफट खरीद लेना चाहिए, प्लीज़ इस माइंडसेट से बचिएगा। और अब हमारा जो स्टॉक है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा न्यू टेक को लेकर के एक हाइप जो है, एक कह लीजिए फ्यूचर को लेकर के इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग बातें होती हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड जिस सेक्टर में चर्चा करता है, जिस सेक्टर में काम करता है, वो अपने आप फिनोमिनल है। मुझे याद है जब भी मैंने हैप्पीएस्ट माइंड की चर्चा की है, और पिछले 2-3 क्वार्टर पहले से चर्चा करता आ रहा हूँ दोस्तों, उसमें मैंने एक चीज़ हैप्पीएस्ट माइंड हमेशा कही है, स्टॉक एक आप कह सकते हैं जो ग्रोथ होती है ना, वो कहीं थोड़ी बहुत गायब दिख रही है। दूसरी चीज़, स्टॉक का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लीजिए, जो इन्हें देनी पड़ती हैं, वो लगातार अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हैप्पीएस्ट माइंड को बहुत बहुत परेशान कर रही है, ठीक। तो अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट जब कह सकते हैं जो नेक्स्ट पार्ट होगा, कि आखिर चीज़ें किस तरह सुधरी हैं। आप कह सकते हैं कमेंट्री क्या चल रही है, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, Q2 का एक स्लाइड आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन देखिए, Q2 में नंबर्स कैसे आए थे, ठीक है। सो मुझे लगता है आपके कोई भी सवाल रिगार्डिंग हैप्पीएस्ट माइंड होंगे, वो पूरी तरह से आपको कह सकते हैं इस एक वीडियो में क्लैरिफाई हो जाएगा। बट प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सीधा चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो शुरुआत दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम लोग यहाँ पर Q2 के रिजल्ट हाईलाइट से, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहली चीज, और जो सबसे ज्यादा परेशान की थी Q2 में निवेशकों को, वो ये थी दोस्तों दैट हैप्पीएस्ट माइंड ने दोस्तों मिस किया था, और भी स्लाइटली मिस किया था अपने जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी अपने Q2 के नंबर्स में। और ये जो आप कह सकते हैं जो इन्होंने जो मिस किया था परफॉर्मेंस, वो दोनों स्तरों पे थी। कौन से, चाहे आप देख लें बोथ इन द सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ देख लें या एबिट मार्जिन को देख लें, यानी
रेवेन्यू ग्रोथ में भी और एबिट मार्जिन में, दोनों में ही कमी देखने को मिली थी और ये एस्टिमेट के बहुत नीचे दोस्तों, ठीक है। और देखिए, जब आप इतने ज़्यादा हाइप में चल रहे हो ना, जब आपको हर कोई ये कह रहा हो कि ये कंपनी बहुत शानदार है, कंपनी फ्यूचर बहुत ग्रोथ वाली है, और आप उसी चीज़ में अगर कमी कर देंगे और आपका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी उस चीज़ों को प्राइसिंग कर रखा है, तो इसी प्रकार की गिरावट होगी दोस्तों। और अगर किसी कारणवश कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी यार नहीं, अभी भी पोटेंशियल बहुत है, तो स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट करता है। और अब जो फेड का ही आप कह सकते हैं फैसला आया है, ये बहुत पॉजिटिव होगा और हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनीज को जिनका एक्सपोजर यूएस में बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पॉजिटिव फुलफिल करेंगे दोस्तों। अब मैं ये नहीं कहता इसका असर आपको दिसंबर में देखने को लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, शायद 1-2 क्वार्टर और लगे, बट हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अब धीरे धीरे अब आप कहेंगे यहाँ से ठीक होती आपको दिखाई देंगी, ठीक है। आप देखें यहाँ पे कंपनी ने जो रिपोर्ट किया था कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ, वो 3.6% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 3.4% है जंप है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों। और आप देखें, बात करें यूएस डॉलर टर्म्स में, तो ये 4% की जंप थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये आप कह सकते हैं कितने रुपए में, इन रुपीज़ के टर्म में, ठीक है। यानी कि आप देखें कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अगर हम यूएस डॉलर टर्म में देखें 3.4 है, अगर हम रुपी के टर्म में देखें तो 4% थी, ठीक है। रीजन इनका लेड बाय जो एड्यूटेक वर्टिकल है, ठीक है, कंपनी का जो एड्यूटेक वर्टिकल है, वहां पर आप देखेंगे ना, तो रेवेन्यू में 7.9% का जंप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। हाँ, लेकिन एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन थी यहाँ पे एबिट मार्जिन की, कितना, 247 बेसिस पॉइंट की, ठीक है। आगे आप देखें, थोड़ा और नीचे चलते हैं। नाउ लेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द वेज हाइक इन द क्वार्टर। रीजन क्या था कि वेज हाइक बहुत की गई थी दोस्तों। एम्प्लॉय का जो एट्रिशन कंटिन्यू डिक्लाइन, ये पॉजिटिव चीज थी कि एट्रिशन रेट है वो लगातार गिर रही है। जो एलटीएम एट्रिशन डिक्रीज बाय 220 बेसिस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर, यानी जो लास्ट 12 मंथ एलटीएम में दोस्तों, लास्ट 12 मंथ की जो एट्रिशन रेट निकल के आई है, उसमें 220 बेसिस पॉइंट की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर टू 14.4%। मेरे को याद है एक समय दोस्तों एट्रिशन रेट 20% से ऊपर हुआ करती थी कई कंपनीज की। 15% नीचे आना, इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। डिजिटल अकाउंट्स फॉर 95.3% रेवेन्यू, ठीक है, ऑफ क्वार्टर 2 2024 वर्सेस 95। जो डिजिटल अकाउंट्स है दोस्तों, वो 95.3% के टोटल रेवेन्यू में आए हैं, जो पहले 95.1% थे फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। जो नियर टर्म डिमांड एनवायरनमेंट है दोस्तों, वो चैलेंजिंग रहने वाली है। जी हाँ, जो नियर टर्म डिमांड आउटलुक है वो चैलेंजिंग रहेगी, तो कंपनी का कहना है, स्पेशली कहां पर, इन सेलेक्ट सेक्टर, और रिमेन कॉशियस रिगार्डिंग द, ठीक है। यानी एक चीज तो क्लियर है, कंपनी साफ साफ ये कह रही है कि जो शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है, और खास करके जो ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन लगातार जो बढ़ रही है, वो उसके कारण जो चैलेंज है वो साफ देखने को मिल रहा है। बट ये जो रिपोर्ट दोस्तों, ये यूएस फेड की आप कह सकते हैं जो कमेंट्री है उससे पहले है। अगर यूएस फेड जिस तरह से कह रही है कि भैया हम अपना जो इंटरेस्ट रेट है इतना हाई, उसे कम करेंगे, रेट कट जो कह सकते हैं हम करेंगे, तो आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको चीज़ें थोड़ी परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। आप देखें, लीडिंग टू नियर टर्म मॉडरेशन रेवेन्यू ग्रोथ, यानी साफ साफ कह रहे हैं कि नियर टर्म में जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो थोड़ी मॉडरेट रहेगी। जो डील पाइपलाइन दोस्तों, वो मजबूत रहने की बात हो रही है, एंड इट सपोर्ट्स रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी दोस्तों, ठीक है। ये तमाम चीजें, आगे बढ़ते हैं। आप देखें, मैनेजमेंट हैज गाइडेड फॉर ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ। मैनेजमेंट ने ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ की बात कही दोस्तों, 12% की कांस्टेंट करेंसी टर्म में फॉर फाइनेंशियल 24, और एबिटा मार्जिन रहने की बात कही जा रही है 22 से 24% के बीच, यानी जो एबिट मार्जिन है वो 22 से 24% के बीच ही रहेगा, ठीक है। जो एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है वो लगातार बढ़ रही है और इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो अगर आपके एम्प्लॉयज नहीं जा रहे हैं, ये एबिट मार्जिन को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट करते हैं दोस्तों। और यही कंपनी कह रही है कि भैया हमको ना कोई अन्य बड़े एम्प्लॉयज लेने, क्योंकि देखिए अगर प्रोफेशनल थोड़े बड़े हैं, अगर वो छोड़ के जाते हैं, उनकी जगह कोई नया आता है, उसको एक तो फीस, आपको जो तनख्वाह है वो शायद ज़्यादा देनी पड़े, और ये कंपनी के लिए बहुत खराब होता है दोस्तों, ठीक है। और यही वी एस्टिमेट रेवेन्यू कैगर ऑफ 19.6% ओवर फाइन 23-25 के अंत तक, ठीक है। और एबिट मार्जिन जो कहा जा रहा है दोस्तों ऑन एवरेज 20.5%, ठीक है। यानी 20.5% की
एबिट मार्जिन होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, हाई पोटेंशियल स्केलेबिलिटी। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड में कोई इसके बारे में कुछ पॉजिटिव कह सकता है, कोई नेगेटिव कह सकता है, कोई कहता है हाइपर कह सकते हैं सुपर हाइप्ड कंपनी है, ओवर हाइप्ड कंपनी है, जो इसका पोटेंशियल है सिर्फ इसकी बातें कही जा रही हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हर कोई मानता है, अगर ये कंपनी अगर जो इनका पोटेंशियल एक्चुअल है उसके अगर पहुंचने की कोशिश करती है तो इनके पास जो पोटेंशियल स्केलेबिलिटी है वो फिनोमिनल है। आप देखिए, कंपनी प्रोग्रेस की दोस्तों, बोथ माइनिंग इट्स कस्टमर एज वेल एज एडिंग लार्ज लोगोस। ठीक है, अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से काम कराना और कुछ बड़े नाम अपने साथ जोड़ने में काफी कंपनी कामयाब रही है। ठीक है, आप देखें, इट असर्ट दैट द आस्किंग रेट ऑफ मार्केट शेयर गेन फॉर हैप्पीएस्ट माइंड इज प्लॉजिबल। करंटली कहा जा रहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड का जो मार्केट शेयर है जिस धंधे में ये है वो प्लॉजिबल है। प्लॉजिबल यानी ठीक ठाक है, कोई शानदार नहीं है ना कोई बहुत ज्यादा खराब है। इट्स ओके एज वेल एज विद इन द हिस्टोरिकल मार्केट शेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपनी दैट हैव स्केल्ड 5 गुना। ठीक है, नाउ द ब्रोकरेज बिलीव्स द न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन लेवरेज द मल्टी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। ब्रोकरेजेस हाउसेस का मानना है कि जो नई ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी की, उसके पास ये क्षमता है कि जो आप कह सकते हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रेंथ है उस कंपनी की, उसको पूरी तरह आप कह सकते हैं अपने बिजनेस में जोड़ पाए, यानी उसको बिजनेस से रिफ्लेक्ट कर पाए एंड सपोर्ट इट्स ग्रोथ एंड ट्रांजेक्शन टू अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। इट नोटेड दैट द timeline of growth aspirations is at historical average for IT company that scaled similar magnitude in the last 25 years। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मैं ये सोचूंगा आप इसको एक बार फिर से पढ़ें। देखें, इट नोटेड दैट द टाइम लाइन ऑफ ग्रोथ एस्पिरेशन इज एन हिस्टोरिकल एवरेज। पिछले 25 सालों में वो कंपनियां जो बहुत बड़ी बनी हैं हैप्पीएस्ट माइंड के पास जिस प्रकार की बढ़ रही दोस्तों हिस्टोरिकल एवरेज कैसे एवरेज में है, एस्पिरेशनल ग्रोथ में, वो उसी प्रकार के हैं जो पिछले 25 सालों में कंपनियां बढ़ी। यानी ये बता रहे हैं कि इसमें वाकई में बढ़ने का, अपने आप को 5-10 गुना करने का एक वाकई पोटेंशियल है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाई क्वालिटी फीचर्स। कंपनी का जो आप कह सकते हैं जो एक सबसे बड़ा बेंच स्ट्रेंथ है वो है इसकी क्वालिटी, हाई क्वालिटी। आप देखें, हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों एक कैपेबिलिटी फोकस ऑर्गेनाइजेशन है विद स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस which is reflected in its superior approval rate as well as stable and tenured leadership team। कंपनी की जो मैनेजमेंट है दोस्तों, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बहुत सुपीरियर है। कंपनी आप कह सकते हैं ओवरऑल जो अप्रूवल रेटिंग है प्लस जो लीडरशिप इतनी इनकी कह सकते हैं आपको इतनी फिक्स्ड है। यानी देखिए, फिक्स्ड इन द सेंस जब मैं कहता हूँ बहुत लेमन लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा शफल आप नहीं देखेंगे। कंपनी डिटरमिन्ड है, मैनेजमेंट इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अपने चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है दोस्तों। ठीक है, आप देखें, इट हैज़ ऑगमेंटेड इट्स कैपेबिलिटी विद एक्विजिशन टू बिल्ड अ हेल्थ केयर वर्टिकल एंड विल कंटिन्यू टू टैप द इनऑर्गेनिक राउट। ठीक है, कंपनी लगातार जो इनऑर्गेनिक राउट है यानी कंपनियों को खरीद लेना, कुछ ऐसी जगह पे निवेश करना जहां पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उस तरह से इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी आगे बढ़ाती रहेगी। ठीक है, आगे देखें, अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेजेस मिड टियर IT असेसमेंट फ्रेमवर्क द कंपनी स्कोर्स हाई ऑन ग्रोथ और एग्जीक्यूशन। ब्रोकरेज की अगर बात करें तो मिड टियर कंपनीज में ये कहा जा रहा है कि ये जो कंपनियां हैं दोस्तों ये स्कोर हाई, चाहे वो ग्रोथ में हो या एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट के, दोनों में बहुत अच्छी हैं। इट हैज स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद हाइपर स्केलर, ठीक है, एंड हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स एंड इज कैचिंग अप विद लार्जर प्लेयर्स। ब्रोकरेज यानी देखें, कंपनी धीरे धीरे अपने ब्रोकरेज जो इनके ग्रुप की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन में लगातार आगे आ रही हैं। इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कंपनी की पार्टनरशिप बहुत बड़े बड़े हाइपर स्केलर्स के साथ है, यानी उनके साथ है जो बहुत बड़े होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, यहां पे ये कहा जा रहा है ऑफ डिलीवरी एज वेल एज लो डिपेंडेंस ऑन सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रखती है, खुद में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं
वो कंपनियां जो खुद की कैपेबिलिटी में भरोसा रखती हैं वो बहुत बहुत शानदार है, which it believe will support the company's superior margin profile. Now the company has a diversified vertical base. कंपनी की जो वर्टिकल बेस है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है. रिड्यूस क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. कंपनी देखिए हैप्पीस्ट माइंड के कुछ समय पहले एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था क्लाइंट की ओर, तो वो लगातार उसे कम कर रहे हैं. और लोअर एक्सपोजर, कंपनी का जो एक्सपोजर बहुत कम है टू BFSI वॉलेटिलिटी में. अब भाई साहब BFSI क्या है? बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, इस तमाम सेक्टर में कंपनी का एक्सपोजर कम है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ हाई वैल्यूएशंस कैन परसिस्ट. ये हाई वैल्यूएशन सबसे एक आप कह सकते हैं इशू जो आप एक कंपनी के साथ कह सकते हैं, और तमाम उन कंपनी के साथ जिनकी वैल्यूएशन बहुत हाई सकती है. आप देखें, अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज एस्टिमेट कंपनीज रेवेन्यू एंड EPS विल ग्रो एट अ 21% कैगर. कंपनी जो रेवेन्यू और EPS है वो 21% कैगर से कंपनी की रेवेन्यू और 24% कैगर से कंपनी EPS बढ़ेगी. कब तक? फाइनेंशियल 24-26 के अंत तक दोस्तों. विच इज इन लाइन विद द मिड टियर एवरेज, जो कि जो मिड टियर है ना उनके एवरेज के ही बराबर है. यानी जो आप एक ग्रोथ देख रहे हैं ना, 21% कैगर से कंपनी रेवेन्यू बढ़ना, 24% कैगर से EPS बढ़ना, ये कोई कंपनी एवरेज से बहुत बड़ा नहीं है, उसी के बराबर है. ठीक है, लेकिन ब्रोकर ये नोट करते हैं कि 1 सेकेंड मैं इसे थोड़ा और ऊपर कर दूं मिटा के. आप देखिए दैट आप यहां पाएंगे ब्रोकरेज नोट दैट द कंपनीज वैल्यूएशन हायर देन पीयर्स एवरेज. ठीक है, इनकी जो कंपनी की जो एवरेज है वो इनके पीयर से काफी ज्यादा है. ठीक है, विच फैक्टर्स इन हायर फॉर लॉन्गर रेवेन्यू ग्रोथ. ठीक है, यानी जो आने वाले समय में देखिए हैप्पीएस्ट माइंड को जो हाई वैल्यूएशन इसलिए भी मिलती है सिर्फ मिड टर्म में नहीं, आने वाले काफ़ी लंबे समय तक. प्लस इनकी स्केलेबिलिटी का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है. यही कारण है कि इन्हें इनके साथ जो इनकी पीयर कंपनियों से बड़ा वैल्यूएशन मिलता है. और देखिए इससे नेगेटिविटी ये आती है कि अगर आप किसी क्वार्टर में 1-2 क्वार्टर में कम नंबर्स करते हैं ना तो आप चलते ही नहीं है स्टॉक में, और अगर आप थोड़े बहुत ऊपर रहते हैं तो उतनी ही तेजी से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है. ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब कॉन कॉल. ठीक है, कॉन कॉल में क्या चीज़ें नहीं है भाई. कंपनी मेंटेन किया गाइडेंस का $1 बिलियन रेवेन्यू रीच करने का बाय फाइनेंशियल ईयर 31. याद रखिएगा ना, फाइनेंशियल 31 तक कंपनी $1 बिलियन के रेवेन्यू तक पहुंच जाएगी और 12% का ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ की बात कही जा रही है 24 में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यानी फाइनेंशियल ईयर 31 तक कंपनी $1 बिलियन कमाएंगी. आगे है, इन्होंने कैपिटल भी रेज किया दोस्तों. किसके थ्रू कैपिटल भी रेज किया है? QIP के थ्रू टू इनहेंस कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. हैप्पीएस्ट माइंड इज इन फाइनल स्टेज ऑफ लार्ज साइज एक्विजिशन. जी हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड एक बहुत बड़े एक्विजिशन के लास्ट स्टेज में भी है. प्रोमोटर जो करंट होल्डिंग दोस्तों 51% है, एंड ही एश्योर दैट इज स्टेक इन द कंपनी वोट गो बिलो 41%. ये याद रखिएगा, करेंटली कंपनी का जो स्टेक है वो 51% है प्रोमोटर का, और कंपनी ने एश्योर किया है कि भाई साहब 41% से नीचे हम अपने स्टेक को नहीं लेके जाएंगे. ठीक है, एक जो नया बिजनेस सेगमेंट है दोस्तों GDS का, क्या है ये? जनरेटिव AI डिपार्टमेंट हैज बीन लॉन्च टू डेवलप AI मॉडल्स एंड न्यूमरस यूज केसेस फॉर क्लाइंट्स. नो मिनिमम एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस बिजनेस टिल क्वार्टर 21. नो डाउट कंपनी बहुत साफ साफ कहा भैया हमने एक AI डिपार्टमेंट को तो ओपन किया है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं मॉडल्स जो हम डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप कह सकते हैं एक मीनिंगफुल रेवेन्यू वहां से क्वार्टर 1 या 25 तक नहीं आने वाला. ये प्लीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा. ठीक है, आगे है मार्जिन डिप ड्यू टू 100 बेसिस पॉइंट इंपैक्ट ऑफ वेज हाइक. इस बार जो कंपनी में आपके पिछले और क्वार्टर 2 में जो एक बड़ी गिरावट आपको मार्जिन में देखने को मिली वो एक वेज हाइक, यानी जो एम्प्लॉयज को पैसा दिया जाता है, रेवेन्यू आप कह सकते हैं, जो उनको जो पेमेंट की जाती है उसके कारण देखने को मिला, विच वॉज रोल आउट टू एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम July 1st 2023. ROC ROE देखेंगे तो रेशियोज वर एडवर्सली इंपैक्टेड ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड में जो एक लगातार वृद्धि हुई उसके कारण ROC ROE में इन्वेस्टमेंट देखने को मिला. जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है 1.2% का ड्यू टू अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू SMI एक्विजिशन. ये जो एक्विजिशन की गई उसके कारण कुछ
मार्जिन में कमी देखने को मिली। हाँ, लास्ट लाइन बट नॉट द लीस्ट, कोई कैंसिलेशन प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है या प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिला कंपनी द्वारा। सिर्फ जो डिले है इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन ड्यू टू स्लो डाउन, ठीक है। यानी भाई साहब कोई प्रोजेक्ट में कैंसिलेशन नहीं है, ना कोई प्राइसिंग विटनेस देखने को मिल रही है, प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये जो वर्ड है ना दोस्तों, प्राइसिंग प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा है, ये भले ही छोटा दिख रहा हो लेकिन मुझे ये बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत बड़ा वर्ड लगता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, कंपनी जो भी बात कह रही है साफ साफ कह रही है, कोई बड़े एक्विजिशन करने वाली ये भी कह रही है, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर है ये भी कह रही है, एक बड़ा एक्विजिशन होने वाला है ये भी कंपनी साफ साफ कह रही है। तो इससे एक चीज़ आप समझ जाइए कि कंपनी आने वाले समय ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में रहने वाली है। ये जो एक गिरावट थी ना, जो गिरावट का फेज था, ये एक्यूमुलेशन का मौका था। स्टॉक जब बहुत रॉकेट हो जाए तब की बजाय ये जो एक कंसोलिडेशन बेस था 800-900 के आसपास, वो खरीदारी का बहुत बहुत शानदार मौका था। तो भाई देखिए, यहाँ पर जो भी चर्चा की जा रही है गाइस प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए था। जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं पब्लिक फोरम में रहती हैं उसे कंपाइल करके आपके साथ लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।